त्रिभुजों की गणना करना, सरल रेखाएं गिनना, आयत गिनना, वर्ग गिनना, यही सारी चीजें आती है। प्राकृतिक गणना के अंतर्गत आता है। लिखिएगा इसके अंतर्गत, लिखिएगा इसके अंतर्गत त्रिभुजों की संख्या, इसके अंतर्गत त्रिभुज, वर्ग, आयत, त्रिभुज, वर्ग, आयत, सरल रेखा, वृत्त या गोला, घन या समलंब या समांतर चतुर्भुज। इसके अंतर्गत त्रिभुज, वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, वृत्त, सरल रेखा और आपके कई बार घन या घनाभ गिनने के लिए भी दिया जाता है। इसका समलंब और समांतर चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं चतुर्भुज को। अब इंग्लिश में जो ही बोलता है, हाँ पैरेललोग्राम बोलते हैं, एक को पता नहीं क्या बोलते, देख लेना उस पे सर्च कर लिया करो। कई बार इसी प्रकार जो है हेक्सागन, पेंटागन मतलब पंचभुज और षटभुज ये सब भी दिया जाता है। लेकिन मूलतः हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट त्रिभुजों की गणना करना है, फिर आयत और वर्ग और सरल रेखा, ये चार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको काउंट करने आने चाहिए। वृत्त गिनना थोड़ा आसान होता है क्योंकि वृत्त गिनने के लिए ऐसे कई सारे वृत्त ऐसे एक साथ जोड़ के दे देगा, जैसे कई पत्तियों का गोला बनाते नहीं थे आप ऐसे। अब इस तरह को देकर दे देगा, बोलेगा बताइए कितने वृत्त है इसमें या कितने गोले हैं। सरल रेखा के लिए मान लो कोई आकृति दे देगा, पूछेगा बताइएगा इस आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं। आयत गिनने के लिए देता है तो मान लो आयत किसी में भी दे देता है। इस आकृति में कितने वर्ग हैं या कितने आयत कुछ भी पूछ सकता है। अगर हम ट्रायंगल की बात करें त्रिभुजों की, तो इस तरह की कोई आकृति दे देगा और पूछेगा बताइए दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या, आयत की संख्या, सरल रेखा फाइंड आउट करना, वृत्त या गोला। घन और घनाभ के लिए आकृति बनाना थोड़ा मुश्किल है, बता देंगे। समलंब चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज जैसी गणना के लिए भी आता है। अब बात यह आता है कि कैसे इनको सॉल्व किया जाए, क्योंकि गिनना अगर उतने कम टाइम में तो बहुत मुश्किल होता है कि आप बैठ के एक एक त्रिभुज गिन पाए, है ना, क्योंकि समय कम होता है। तो कई बार हम तीन चीजों का तरीका अप्लाई करते हैं, तीन तरह से। कुछ ऐसी आकृतियां होती है जिनमें आप गिनने के लिए बाध्य हैं, आपको गिनना ही पड़ेगा क्योंकि उसके लिए कोई लॉजिक काम नहीं करता, और लॉजिक काम भी करता है तो पूरी आकृति में नहीं, थोड़े बहुत जगह काम करेगा, थोड़ी बहुत जगह आपको काउंट ही करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आता है दूसरा कि एक तरीका ये है कि हम लॉजिकल बेस पे अगर मान लो कोई फार्मूला लग जाए, कोई लॉजिक लगा के हम त्रिभुजों की संख्या गणना कर लें, ये तरीका भी बेहतर होता है। और तीसरा ये होता है कि अगर हम याद कर ले कुछ आकृतियां, क्योंकि कुछ आकृतियां एज इट इज पूछी जाती है, मतलब वो हमेशा पूछा ही जाएगा वही एज इट इज। तो ऐसी आकृतियों को अगर हम याद कर ले तो हमें कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये वाला तरीका बेहतर होगा। चलिए हम लोग दे लेते हैं। सबसे पहला टाइप डालिएगा, टाइप फर्स्ट, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। त्रिभुजों की संख्या हाँ भैया, फर्स्ट टाइप है टू फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। और इसके अंतर्गत बहुत सारे सब टाइप मिलेंगे अलग अलग त्रिभुजों की गणना के लिए।
अगर हमें आकृतियां गिननी है, आकृतियों को गिनने के तरीके, देखो ये कहीं किताबों में मेंशन नहीं मिलेगा, लेकिन रीजनिंग केवल प्रश्न का उत्तर देना नहीं होता। रीजनिंग ये है कि आप कितने कम समय में उस प्रश्न का उत्तर दे पाए, ये माने रखता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो आप ब्लड रिलेशन सॉल्व कर रहे हो, वही 5th क्लास के लिए 6 में जो नवोदय के लिए एंट्रेंस देने जा रहा है वो बच्चा, वो भी ब्लड रिलेशन सॉल्व करता है। आपके उसमें अंतर यह है कि थोड़ा सा लेवल उसका डाउन होता है, लेकिन इंडिकेटिंग टाइप वही होता है। मेरे मौसी चाचा लड़की का फूफा हमारा क्या लगेगा, ऐसे टाइप का क्वेश्चन तो बन ही जाता है ना। और ये उसके लिए भी होता है, आपके लिए भी होता है, बस ये है उसको समय ज्यादा मिलता है उस प्रश्न को हल करने के लिए, आपके पास समय क्या होता है, कम होता है। मतलब आपको 1 घंटे में ही ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और उसको कम क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। आपके जो प्रश्न है वो अगर वो लगाएगा तो वो भी उत्तर दे दीजिएगा, 6, 7, 8 का लड़का भी, लेकिन उसको समय ज्यादा लगेगा और आपको समय कम लगाना है। तो पहली बात तो ये है कि हमें समय भी कम यूज कर पाए, मतलब समय बचा ले और हम प्रश्न का उत्तर भी सही दे लें, ये मायने रखता है। तो आकृति गणना करने के 3 तरीके हमने खुद से एनालिसिस किए कि हाँ 3 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका है तो गिनना ही पड़ेगा। काउंट द फिगर, अर्थात आपको गिनना पड़ेगा। उसमें कोई भी चित्र हो, आप उसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा है और वो बदल जा रहा है बार बार, तो आपको वहां पर क्या करना होगा, उसको गिनना पड़ेगा। एक है लर्निंग मेथड, क्या है लर्निंग मेथड, इसका मतलब है इस तरीके से कुछ अगर मान लो लर्न मतलब याद करना, कुछ आकृतियां ऐसी हैं जो जब भी पूछी जाती है वो एज इट इज वैसे ही आती हैं, तो उनको अगर हम याद कर लें तो बड़े आसानी से उसका उत्तर हम दे पाएंगे। जैसे एक आकृति मान लो यही है, अभी जो शुरुआत में मैंने बनाया था 1 2 3 4, मान लो ये आकृतियां हैं और पूछा इसमें त्रिभुजों की संख्या बताइए। अब इस आकृति में त्रिभुज गिनने पर आएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और समय भी बर्बाद होगा और हम जरूरी नहीं कि गिन मिले। मैं उत्तर भी बता दूंगा तब भी आप सारे त्रिभुज गिन नहीं सकते इसमें, क्योंकि इसमें आपको लॉजिक ही लगाना पड़ेगा या फिर याद करना पड़ेगा। तो अगर याद करने की बात करें तो जितने सीधे त्रिभुज है 1 2 3 4 और तो 5 लिख लीजिए, और 5 का होता है 48। कितने होते हैं, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा 48। इसके लिए याद भी करना होता है, याद कर लेंगे 1 का 1 2 का 5 3 का 13, 1 का 1 2 का 5 3 का 13, 4 का 27 5 का 48 6 का 78 7 का 118 8 का 170 9 का 235। ये अगर आप याद कर लेते, क्योंकि इससे ज्यादा कभी आएगा नहीं, 9 से ज्यादा कभी नहीं आएगा। अब अगर हम इसमें 48 त्रिभुज गिनने पे आ जाएं तो पूरा समय बर्बाद हो जाएगा, लेकिन इसी बात को हम एक मेथड द्वारा या फिर कह सकते हैं फॉर्मूला या फिर लॉजिक बेस्ड, तो कई ऐसी आकृतियां आपको मिलेंगी जिसमें आप कोई लॉजिक लगा देंगे तो उससे आप त्रिभुजों की संख्या गिन सकते हैं। मान लो एक आकृति है, यही आकृति ले लो, अगर इस आकृति को गिनना नहीं चाहते तो इसके लिए आप कोई लॉजिक लगा के भी क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। मान लो ये है, इसमें 1 2 3 4, आपको उत्तर पता है इसका क्या होगा, 4 का 27 होता है, आधा कितने त्रिभुज होंगे, और ये याद नहीं, मान लो आप याद नहीं कर पाए तो आप लिख लीजिए 1 2 3 4, 1 के आगे 1, इन दोनों को जोड़िए, यहाँ लिखिए 2 1 3 3 3 6 6 4 10, इन सबको जोड़ लो पहले, 10 6 16 16 3 19 19 1 20, अब उसके बाद 1 छोड़िए 1 छोड़िए 1, तो 20 और 6 और 7 कितना हो गया, और देखिए 4 कितना आया था 27। तो आप लॉजिक बेस से भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर याद कर लें तो आपको जितना करने में टाइम लगेगा उतना वो बच्चा जिसने ये याद कर लिया है वो सेकंडों में करके आगे बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये देखना होगा कि कहाँ हम कौन सा तरीका अप्लाई करें जिससे हमें कम समय में प्रश्न का उत्तर दे पाए।
अगर उसके लिए थोड़ा बहुत याद करना पड़ जाए तो भी उसके लिए तैयार रही, क्योंकि हमेशा मैथ का टीचर ये बताता है कि 50 तक का कम से कम स्क्वायर और 30 तक का क्यूब याद कर लो। क्यों कहता है वो? चाहे तो क्या 50 गुणे 50 नहीं निकाल सकते आप? 49 गुणे 49 दो बार मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? क्यों कहता है टीचर कि आप 50 का स्क्वायर याद करके आना? क्योंकि टाइम बचाना चाहता है कि अगर आपको स्क्वायर याद रहता है तो आपका तुरंत फोकस उसी उत्तर पर जाएगा और आप आसानी से उत्तर कम समय में दे पाएंगे। तो केवल ये नहीं कि आपका अगर जो कंपटीशन है वो केवल इस बात के लिए, इस बात का वो है कि आप उत्तर दे पाए, अगर कम समय में उत्तर दे पाते तब तो मायने रखता है, अदरवाइज आपकी बात का कोई वो नहीं है, आप उत्तर दे के लेके बैठे रहो। मान लो आप पूरा प्रश्न घर पे आके सॉल्व कर लेते हो, 50 के 50 क्वेश्चन या 100 के 100 क्वेश्चन, लेकिन घर पे सॉल्व करने सिलेक्शन थोड़े ना हो जाएगा। वो दिए गए समय के दौरान अगर उसके अंदर में आप सॉल्व कर लेते हो तभी मायने रखता है कि आपको आ रहा है या नहीं, है ना। समय को ध्यान में रखते हुए अगर आप उत्तर देते हैं तभी आपका उत्तर सही माना जाएगा, आपको मार्क मिलेगी। तो आपको तीनों तरीके अप्लाई करना है। आपको फिगर देखकर ये बात ध्यान रखना है कि किसमें हम याद कर लें, और ये बात मैं खुद बताऊंगा कि आपको कहां पर ये कौन सा आवृत्ति याद कर लेना है, और आपको ये भी बताया जाएगा कहां पर आप फॉर्मूला या कोई लॉजिक लगा के उत्तर निकाल सकते हो, उसके लिए याद करने की जरूरत नहीं है। और कुछ ऐसे तरीके हैं जिसमें अनाप शनाप कुछ भी दे देता है, जिसमें कोई लॉजिक नहीं लगता, फिर तो आपको गिनना ही पड़ेगा। मतलब अगर अंड कुछ भी दे दे, चित्र बना के कोई भी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके ऐसे ऐसे करके और ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब कोई भी ऐसे, तो मान लो हमने बना दिया तो कोई ना कोई आकृति बन गई, अनाप शनाप कुछ भी दे दे जहाँ कोई लॉजिक लग ही नहीं रहा, तब तो आपको गिनना ही पड़ेगा। तो ये उसके लिए बहुत कम क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें ऐसे अंड क्वेश्चन आ जाए, बाकी आपको ज्यादातर लॉजिक बेस्ड और लर्निंग मेथड वाले ही मिल जाते हैं। तो आइए फटाफट पहला लिखिएगा, पहला टाइप इसका, एक त्रिभुज में कॉर्नर होते हैं और साइड्स होते हैं, यही तो होता है भैया, सीड्स, और ये भुजाएं हैं, क्या है? भुजाएं हैं। तो जो पहला प्रश्न वो ये है कि त्रिभुज की किसी भी दो भुजाओं को मिलाती हुई अगर रेखाएं खींची जाए तो त्रिभुजों की संख्या क्या होगी? तो पहला पॉइंट लिखिएगा, पहला टाइप, यदि त्रिभुज की कोई किसी भी दो भुजाओं को, यदि त्रिभुज की किसी भी दो भुजाओं को मिलाती हुई रेखाएं खींची गई हो। टाइप फर्स्ट, यदि किसी भी दो भुजाओं, त्रिभुज मैंने लिखा ही नहीं, यदि किसी भी दो भुजाओं को मिलाती हुई रेखाएं खींची जाए, और ये बात त्रिभुज पे इंप्लीमेंट कर रहा है, तो जो त्रिभुज मैं आगे भूल गया था वो त्रिभुज मैंने यहां ले लिया कि यदि त्रिभुज के किसी भी दो भुजा, तो मैं 5 त्रिभुज बना रहा हूं, एक त्रिभुज ये, दूसरा त्रिभुज, तीसरा त्रिभुज, चौथा त्रिभुज, त्रिभुज कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो हमेशा समबाहु त्रिभुज ही हो, है ना। तो कोई भी दो भुजाएं, पहले तो हम ये दोनों भुजाओं मिलाती हुई रेखा खींच रहे हैं, 1 2 3, खींच गया भैया। अब ये दोनों भुजाओं को मिलाते हुए खींच ले, 1 2 3 4 5, अब ये दोनों को मिलाते हुए खींच ले, तो 1 2 3 4 5। अब मान लो किसी भी दो को इधर ही खींच लो, और एक ऐसे, और
पूछेगा बताइए दिए गए आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या क्या। सबसे आसान टाइप है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें कितना होगा बताइए। पहली आकृति में त्रिभुजों की संख्या है 5 ही होगा, ऐसा नहीं 5 4 9 3 12 2 14 1 15 होगा, 15 भी ऑप्शन में है, तो फिर 5 होगा तो 15 किस में होगा। कहीं तो नंबरिंग करके लिख लेते हैं ना भाई। पहले क्या करते हैं 1 2 3 4 5, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं जोड़ लेते हैं और जोड़ने के बाद उत्तर क्या आता है, और ये गलत उत्तर होता है, ध्यान दीजिएगा। जब भी दो भुजाओं को मिलाती हुई रेखा खींची गई हो तो आपकी जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें संख्याएं लिख लेंगे प्रत्येक भुजा पर, और जो सबसे बड़ी संख्या होगा वही त्रिभुज की कुल संख्या होगा। तो नोट लिखिएगा, नोट नोट यदि त्रिभुज की किसी भी दो यदि त्रिभुज की किसी भी दो भुजाओं को मिलाती हुई रेखा खींची गई हो तो उसके प्रत्येक भाग पर संख्याएं लिख लेते हैं। तो उसके प्रत्येक भाग पर संख्याएं लिख लेते हैं और सबसे बड़ी संख्या ही त्रिभुजों की कुल संख्या होती है, और सबसे बड़ी संख्या ही त्रिभुजों की कुल संख्या होगी। और सबसे बड़ी संख्या ही त्रिभुजों की कुल संख्या। तो आप में से एक बच्चा आएगा और इसमें त्रिभुजों की संख्या 4 लोग बताएंगे। ही त्रिभुजों की कुल संख्या होगी। आओ बता तो दिया, नंबरिंग कर लिए भाई। दो भुजाओं रेखा खींची हुई रेखा खींची गई, हमने कहा प्रत्येक भाग पर आप संख्या ले लीजिए, और सबसे बड़ी संख्या त्रिभुजों कुल संख्या अर्थात 5 होगा, है ना। चलिए आइए, और उसके बाद आज ये भी आएंगे। उठो जल्दी। आप चौथी आकृति में जो बची हुई तीसरी आकृति है उसमें गिनिए, इस वाले में। हाँ गिन लो, पहले गिनो, संख्याएं लिखो, पहले लिखो ताकि देखने वाले को वीडियो दिखे तो कम से कम। अरे उस पर लिख लो, गिनती लिख लो भैया। अरे यही लिखो, प्लस 1 हाँ 2 3 4 5 6 7 8। देखो तुम तो 7 ही गिन रहे थे, तो फिर इसीलिए कहते कभी देख कर तुक्का नहीं मारना चाहिए, है ना। लिख दो 8 उत्तर नीचे और जाओ अपने स्थान में बैठो जाके और उनको भेज दो। आओ आओ, इतना आसान है, इसमें तो आ ही जाओ। बताना है तीसरे वाले में, इस वाली आकृति में त्रिभुजों की कुल संख्या क्या होगी। पैर में चोट लगी क्या? ये हमको बुलाए थे, बुलाए नहीं किए, मतलब केवल न्योता दिए थे, बस बुलाए नहीं किए। शाम को आइएगा, शाम को ना फोन ना फाटा, हम कहाँ घुस जाए जाके। एक बार फोन नहीं आएंगे भी नहीं आएंगे तो फिर हम 22 हो गए थे इसलिए कैंसिल हो गया। तो किसी और दिन रखो भाई, है ही देखिए। चलो अगला, चलो बड़ा कंफ्यूजन नहीं है, क्या कहते हैं हम। तनु आओ जल्दी करो, टाइम हो गया है। कल सेकंड टाइम कल पढ़ेंगे हम लोग। कल होगा जो त्रिभुज किसी एक चीज से समूह भुजा का अगर देखा खींची जाए तो। चलो 11 एक आकृति बना रहा हूं अमन के लिए। चलो अमन आओ, इस वाली आकृति की मीन के बताओ। अब देखो गलतियां यही होती है, ये बताना चाह रहा था। देखो बात ये है ना, हम जान है ना, क्योंकि इंसान ऐसे भावनाओं में बह जाता है।
बात ये है कि ऐसी आकृतियां लगभग दिखने में एक जैसी होती है जब मतलब प्रिंट होके आती है। तो यहाँ पर आपका शीर्ष से सम्मुख भुजा ये दूसरा टाइप है। तो कई बार गलतियां हो जाती है, हम जानते हैं इंसान जब इधर उधर खोया रहता है तो उससे चाहे जो काम करा दो। पुरानी फिल्मों में होता था कि मान लो कोई कहीं बिजी है तो उससे साइन करवा लिए उसकी प्रॉपर्टी में, है ना। तो हाँ वही, चलो कोई बात नहीं। तब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला स्टाइल से एकदम अलग है। यहाँ भुजाओं को मिल रहा है, यहाँ शीर्ष कोने को मिला रहा है, और यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा। पता था लेकिन इन्होंने जल्दी जल्दी ध्यान नहीं दिया। 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ कितना होगा, 6 होगा। हाँ भैया, हाँ वो कल पता चलेगा कैसे होगा, इन सबको जोड़ लोगे पता चल जाएगा। 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। कल देखेंगे, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे। धन्यवाद। फिर भी कह रहा हूँ इनइक्वालिटी के सारे क्वेश्चन लगा के लाइएगा, जो आपको नहीं आए पूछ लो, या फिर देख के भी लग जाएगी हाँ ये कठिन है, तो वो जो कठिन कठिन वाले उनको लगाइए, जो नहीं आएगा वो पूछ लीजिए कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मल आगे बढ़िए, खूब आगे बढ़े।